एक सिंपल सा प्रश्न आज मैं आपसे पूछता हूं कि इंसान कमाता क्यों है? तो जवाब आएगा कि उस पैसे को खर्च करने के लिए। लेकिन सोचकर देखिए कि यदि उसके खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए या धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाए, तो सोचकर देखिए कि उसके जीवन में क्या होगा। उसके जीवन में वो सारी परेशानियां आने लगेगी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। मतलब यदि आपके खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी दिक्कतें आने की शुरुआत हो सकती है। अब इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है, या कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें आप रोक सकते हैं और उन्हीं खर्चों को मैनेज करके आप एक अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है, इसलिए आज का वीडियो यही है कि ये कुछ खर्चे हैं, यदि आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो ये शायद आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, जैसा कि कई लोगों को कर चुके हैं। इन खर्चों को जानने से पहले आपको खर्चों की एक थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझना होगा। मान लेते हैं कि आप हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा ऐसी चीजों में खर्च करना है जो जरूरी है ही, मतलब जिसे हम नीड कहते हैं। कुछ खर्चा जो है पैसा आपको ऐसी चीजों में करना है जो आपकी करने की इच्छाएं होती है, आपका मन होता है। और कुछ खर्चा आपको ऐसी जगह पर करना होता है जो अभी खर्चा लग रहा है लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसे बहुत ही आसानी से समझा देता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपको बर्बाद कर देंगे या फिर आपको नाकामयाब बना देंगे, जिससे आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि खर्चे की साइकोलॉजी क्या है। अब मैंने मान लिया कि आपके पास 10,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं। इसका 50% आपको रखना है नीड्स के लिए। अब नीड्स क्या होती है? नीड्स का मतलब होती है ऐसी जरूरतें जो कि कंपलसरी है। अब आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके किराने का खर्च हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, आपको मान लीजिए कि बिजली का बिल भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरना है। ये जो है वो नीड है, मतलब यदि ये खर्चा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। तो इन नीड्स का खर्चा फिक्स होता है लगभग हर महीने, थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन हर महीने फिक्स होता है। तो इसमें आपकी कमाई का जो है आप लगभग 50% तक दे सकते हैं। कम लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50% तक लगभग अपनी नीड को सीमित करके रखिए। अब जो बाकी पैसा बचा है उसका 30% जो है, मतलब आपके पास 10,000 में से 5,000 रुपए चला गया है, अब 30% मतलब 3,000 रुपए बचा है। आप इस 3,000 को अपनी वांट्स के लिए खर्च कर सकते हैं। वांट्स मतलब क्या होता है कि यार मेरा पुराना वाला फोन खराब हो रहा है, मुझे नया फोन चाहिए। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या उस 3,000 की रेंज में कोई फोन आ रहा है? नहीं आ रहा है तो 2-3 महीने आप 3,000 करके 10,000 12,000 इकट्ठा कर सकते हैं और फिर नया फोन ले सकते हैं, मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन जिसकी वांट है, आपको चाहत है, इच्छा है कि यार चलो इस महीने 3,000 रुपए बचे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता हूं या फिर कहीं घूमने की छोटी सी ट्रिप बना लेता हूं। इस प्रकार की चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छाएं हो रही है, आपको जीवन भी जीना है, एंजॉय भी करना है, तो इस 30% पैसे को आप अपनी वांट्स में खर्च कर सकते हैं। अब बचा 20% पैसा जो कि हुआ 10,000 का 2,000 रुपए। इस 2,000 रुपए को आपको अपनी सेविंग मानना है और इसे सही जगह पर निवेश करना है। अब आप इसे अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी निवेश कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में, चाहे गोल्ड में, चाहे धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा हो जाए। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं 10,000 रुपए का, इससे बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। तो आप इसे प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की भविष्य में उम्मीद हो। तो आपको बेसिकली ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी आप पैसा हर महीने कमाते हैं या कमाएंगे, उसका कितना प्रतिशत नीड में खर्च करना है, कितना प्रतिशत वांट में खर्च करना है और कितना पैसा सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करना है। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि यहां पर आप करेंगे और फंस जाएंगे। देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि जरूरी है ही, लेकिन ऐसे भी तो खर्चे हैं जिनकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है और आप उन्हें करते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि इन खर्चों की जगह यदि आप सही जगह पर निवेश कर देते या बचा लेते तो शायद आप फायदे में होते। पहला और सबसे महत्वपूर्ण खर्चा जो कि हर युवा करता ही है और उसका तो ड्रीम ही होता है, क्योंकि जैसे ही वो पहली कमाई शुरू करता है तो उसके पास बस एक ही ड्रीम होता है कि यार मुझे कुछ भी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए। मतलब चाहे वो मोबाइल फोन हो गया या लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया या कैमरा हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया जो कि बहुत महंगा होता है और उसने कई सारे लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास उसे देखा होता है और उसकी चाहत होती है कि यार बस मेरे पास पैसा है, मुझे जल्दी से वो खरीदना है। देखिए, जो चीज जरूरी है उसे तो खरीदना ही है, लेकिन जो चीज आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे का देखकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दे देता हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं आईफोन्स की। आईफोन की कीमत लगभग शुरू हो जाती है 60-70 हजार से, जो कि जाती है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक। अब सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति अपनी पहली इनकम करता है या शुरुआती इनकम करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा यदि वो आईफोन को खरीदने में दे दे,
इसलिए क्योंकि उसकी सोसाइटी में, उसके दोस्तों के पास या फिर जहां वो ऑफिस में जाता है वहां पर कुछ लोगों के पास आईफोन है और वो अच्छा दिखता है, इसलिए सिर्फ अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए आप आईफोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सिर्फ आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं जिसकी आपको अभी अर्जेंटली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको ऐसे खर्चे को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखिए सिंपल सा फंडा मेरा क्या है कि मैंने भी कई सालों तक आईफोन नहीं खरीदा था जब तक मुझे नहीं लगा कि इसकी मुझे जरूरत है, जबकि मैं बहुत अच्छा कमाता था, मैं खरीद सकता था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब इस आईफोन से हम वीडियो शूट भी कर सकते हैं, अच्छी शूटिंग भी हो सकती है, जब भी हम आउटडोर जाते थे फोटोज अच्छी खींच सकते हैं, तब मुझे लगा कि चलो अब इसकी रिक्वायरमेंट है, अब इसे खरीद लिया जाए, और तब हमने इसे खरीदा। अभी भी मैंने अपने आईफोन में सिम नहीं डाली है, मैं उसको यूज नहीं करता हूं फोन लगाने के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ उसका यूज करते हैं फोटो और वीडियो बनाने के लिए। आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये बात सही है। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता हूं कि पहला जो खर्चा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला, जब तक आप उससे कोई अर्निंग नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं कि आपको वो रिटर्न दे रही है, तब तक आप उस चीज में एक बड़ा अमाउंट खर्च मत कीजिए, जब तक कि आपके पास काफी एक्सेस पैसा ना आ जाए, ज्यादा पैसा ना आ जाए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो पहली चीज हो गई वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि आप दिखावे के लिए खरीद रहे हैं, जिनका एक्चुअल में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है, उसको आपको अवॉइड करना है, ऐसे खर्चे से बच के रहना। दूसरी जो जगह बता रहा हूं वहां पर तो आजकल आपका बहुत सारा खर्चा हो रहा है, और वो है शॉपिंग मॉल्स। देखिए शॉपिंग मॉल खुलने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब आप दुकान पर जाते थे तो दुकान वाला भैया दूर से आप कोई सामान बताते थे कि वो वाला टूथपेस्ट दे दीजिए या वो वाला साबुन दे दीजिए, और वो बार बार बताने में कतराता था। यहां पर शॉपिंग मॉल का जो कॉन्सेप्ट है शुरुआत हुई। क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने सोचा कि लोगों को क्यों दूर से कोई चीज दिखाकर और उसे कोई व्यक्ति खिंचवा रहा है देने के लिए, या फिर बोल रहा है, या 4 कस्टमर आ गए उसे देखने के लिए नहीं मिल रही है उसकी चीजें। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि खुद व्यक्ति जाकर उसे टच कर सके, फील कर सके, महसूस कर सके, और जो चीज उसे लेना है वो ले सके। यहां से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब होता क्या है कि शॉपिंग मॉल में आप खरीदने कुछ जाते हैं, वो तो लेकर आते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा सामान आप एक्स्ट्रा ले आते हैं, क्योंकि वहां पर आप पढ़ते हैं 50% फ्लैट डिस्काउंट। मतलब आप लेकर गए थे ये टारगेट कि भाई मुझे 1000 रुपए खर्च करना है या 1000 रुपए का सामान लेना है, या फिर एक लिस्ट बनाकर जाते थे कि मुझे ये लेकर आना है। लेकिन फाइनली आपको भी पता है होता क्या है, आप 1000 रुपए खर्च करने वाले थे, आप 1,500 से 2000 खर्च करके आ जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि किस प्रकार धीरे धीरे आपके ये खर्चे मॉल के या शॉपिंग मॉल के बढ़ जाते हैं। तो अगली बार से जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाए, चाहे कपड़े खरीदने जाए, चाहे घर का किराना खरीदने जाए, एक लिस्ट बनाए, जितने सामान की जरूरत है सिर्फ उतना ही लाए। डिस्काउंट के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि वो आपकी लिस्ट में सामान है और फिर डिस्काउंट में मिल रहा है, बिल्कुल ले लीजिए। लेकिन यदि आप इस प्रकार से करते रहे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, आप 12 महीने का हिसाब किताब लगाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खर्च करने वाले थे और कितने ज्यादा खर्च कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने शॉपिंग मॉल जाकर शॉपिंग की है। तो ये दूसरा खर्चा है जिससे आपको बचकर रहना है, या आप लिस्ट बनाकर जाइए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ उतना ही सामान लेकर आइए। तीसरा जो खर्चा है उसके बारे में भी आजकल कई लोगों को पता ही नहीं चलता है, ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन रिचार्ज का खर्चा। जी हाँ, देखिए होता क्या है कि आजकल आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी हो गया, या और भी ऐसे स्पॉटिफाई हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं। कई बार ऐसे होता है कि आप रिचार्ज करवा लेते हैं, जैसे मैंने खुद ने अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवा कर रखा है, लेकिन हम 6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, कभी खोलकर भी नहीं देखते हैं, और यदि ऑटोमेटिक डिडक्शन पर है तो वो अपने आप डिडक्ट हो जाता है कई बार, और फिर वो सर्विस फिर से रिन्यू हो जाती है। आपका खर्चा तो हो गया, लेकिन आप उस सर्विस को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आपके साथ भी होता होगा कि कोई सर्विस आपने ले रखी है, 6 महीने, साल भर के लिए आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप उसका जो खर्चा है या जो भी चार्जेस होते हैं वो देते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन, ऐसी म्यूजिक की एप्लीकेशन, ऐसी मूवीज की एप्लीकेशन को थोड़ा सा या तो अवॉइड कर दीजिए। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि 3-4 एप्लीकेशन मूवीज की होती है, उन्हें सबको सब्सक्राइब करके रखा होता है। एक मेरा फ्रेंड है जिसे मूवीज देखने का बड़ा शौक है, उसके जो इनकम होती है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है इन एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन पर जाता है। वो फक्र से कहता है कि मेरे पास अमेजॉन प्राइम भी है, नेटफ्लिक्स भी है, या फिर छोटी छोटी जितनी और भी एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस के उसके पास सब्सक्रिप्शन है। उससे कुछ भी सब्सक्रिप्शन मांग लो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उसे शौक है मूवीज देखने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चों को इस प्रकार से बढ़ा लें। अब उन्होंने सारे सब्सक्रिप्शन करवा तो लिए हैं, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो उन सारे सब्सक्रिप्शन का फायदा ही नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि दिन भर में उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे सब्सक्रिप्शन जितने भी लिए हैं उन पर मूवीज देख पाए। क्योंकि सप्ताह में 1 या 2 या 3 मूवीज देखेंगे, लेकिन वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि किसी एक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले और उसी से जितना एंटरटेनमेंट लेना है उसको ले ले। तो समझाने का मतलब ये है कि यदि एक ही टाइप की कैटेगरी है तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसी कैटेगरी के अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि कोई भी चीज ऑटो सब्सक्राइब्ड है, मतलब कि अपने आप चार्ज कर जाएगा एक समय होने के बाद, उसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पैसा अपने आप चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर से आपको साल भर या 6 महीने के लिए वो सर्विस फिर से यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा कट चुका है। तो इस खर्चे को भी आप बचा लीजिए। आप देखिए ना कि बहुत बड़ा सपना होता है लोगों का पैसा कमाने के बाद, जैसा मेरा भी था और बहुत सारे लोगों का होता है कि लाइफ में एक अच्छी कार तो लेनी ही है। और उसकी शुरुआत हम करते हैं जब हम इनिशियल रूप में पैसा कमाना शुरू करते हैं, तभी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि नहीं पहले मैं कमाऊंगा, सेविंग करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा उससे मैं कार या फिर बड़ा घर खरीदूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग होते हैं बहुत इमोशनल, और एक्चुअल में इंडियन लोगों के साथ तो ऐसा होता ही है। वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, वो इमोशनली सोचते हैं कि मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे रिश्तेदारों ने कार खरीदी थी, तो मैं भी अपना जब पहला पैसा कमाऊंगा तो मैं भी एक बड़ी कार, लग्जरी कार खरीदूंगा। मैंने भी ऐसा ही किया कि मैंने भी पैसा कमाया, लेकिन तुरंत कार नहीं खरीदी। मैंने काफी साल लगाया, काफी समय लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक कार थी, तो मैंने काफी समय लगाया कार खरीदने में। उतना पैसा जो मेरा सेव हुआ था उसको मैंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिया था, और उससे जो रिटर्न आए थे उन रिटर्न से मैंने अपनी कार खरीदी थी। थोड़ी महंगी थी, लेकिन मैंने उसे खरीदा। कब खरीदा? जब मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उससे अच्छा रिटर्न मिल गया, तब खरीदा। लेकिन हमारे यहाँ इंडियन लोग होते हैं इमोशनल। वो क्या कहते हैं कि अरे पैसा क्यों कमा रहे हैं, जब लग्जरी ही आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी लाइफ ही अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पा रहे हैं, तो फिर इस जीवन का क्या मतलब है। अब वो क्या गलती करते हैं, इस बात को समझिएगा। और ये खर्चा जो है, अभी आपको ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में जब भी कार खरीदेंगे और इस प्रकार से खरीदेंगे जैसे कि मैं बता रहा हूं लोग खरीदते हैं, तो देखिएगा कितनी दिक्कत आएगी। लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपए की सैलरी है, थोड़ा सा जो एडवांस पेमेंट देना होता है कार के लिए, 1-2 लाख 4 लाख वो दे दिया, और उसके बाद सारी की सारी करवा ली EMI। अब देखिए, उनको पता भी नहीं चलता है, उनको लगता है कि अरे 10 साल में देना है, अरे 20 साल में देना है, अरे 25 साल में देना है, क्या दिक्कत है, दे देंगे, सैलरी से कट जाएगा। लेकिन सोच कर देखिए कि आपकी जो नेट इनकम हो रही है, मान लीजिए किसी की 50,000 की जॉब है, 1 लाख की जॉब है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है हर महीने EMI में चला जाता है, और वो भी EMI कार की तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ क्या क्या खर्चे बढ़ते हैं मैं थोड़ा सा लिस्ट बना के बता देता हूं। कि जब भी आप एक बड़ी और एक अच्छी कार खरीदते हैं, आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक ज्यादा लगेगा। जैसे मैं जिस सिटी में रहता हूं, वहां से भोपाल या इंदौर जाने में हमें हमारी पुरानी कार में 2,000 का पेट्रोल लगता था, लेकिन अब जिस कार की बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी खरीदी है, उसमें लगभग 4 से 5,000 का पेट्रोल लगता है। सोचकर देखिए, 2 से 3,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है अपनी पुरानी कार से। पुरानी कार का इंश्योरेंस होता था 2-3 हजार में, 5,000 में हो जाता था। इस नई कार का इंश्योरेंस होता है 60 से 70,000 में। तो सोचकर देखिए मेरे खर्चे कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो सिर्फ शुरुआत है। मान लीजिए कि मैंने EMI एक बहुत छोटा अमाउंट करवाया था, लेकिन मैं एक बड़ा अमाउंट EMI का करवा लेता कि सारा का सारा पैसा मुझे EMI से ही देना होता, तो मेरा एक कमाई का बहुत बड़ा चंक जो है, जो बड़ा हिस्सा होता है, वो कार की EMI जो होती है उसको भरने में चला जाता। तो ये कार दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जब खड़ी रहती है उससे कोई रिटर्न नहीं आता है, तो जो पैसा हमने कमाया है वो कहीं ना कहीं हम इसमें फालतू में भरते जाते हैं, और बाद में समझ में आता है कि इतना पैसा कहीं यदि मैंने प्रॉपर्टी ले ली होती, यदि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो इसका रिटर्न काफी ज्यादा मिल जाता और उसी से मैं कार खरीद लेता। मुझे अभी कार खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। जो पैसा मैंने कार खरीदने में लगाया है उसे कहीं सही जगह पे निवेश कर देता ना, तो वो पैसा भी सेव रहता और जितनी इनकम होती उससे एक नई कार खरीद लेता। ये आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन यदि अभी आ गया है तो इस खर्चे को भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, और जब आपके पास निवेश की हुई राशि का आपको एक्स्ट्रा इनकम आने लगे तब आप उससे कार खरीदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी सैलरी पर EMI ले लेकर
आप या ईएमआई भर भर के यदि आप कार खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिएगा और उसके बाद कार खरीदिएगा। जैसे कार का सिस्टम है वैसे ही हम इमोशनल होते हैं अपने घरों को लेकर कि भैया जीवन में एक बार तो घर बनाना ही है। सेम फंडा जैसे कार में खर्च है वैसे ही घर में भी खर्च होता है। यदि कोई व्यक्ति रेंट पर रह रहा है और उसकी एक जॉब लगी है जो कि 40-50 हजार की है तो वो सोचता है कि मैं ईएमआई बनवा लेता हूं, अपना खुद का घर ले लेता हूं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यदि उसी पैसे को वो सही जगह पर निवेश करता है उससे अच्छे रिटर्न पा सकता है, उसी रिटर्न से वो किराया भी भर सकता है और अपने नए घर के लिए खुद के पैसे जुटा सकता है। क्योंकि मान लीजिए उसने 50 लाख का या 1 करोड़ का घर खरीदा तो उसकी जो ईएमआई आएगी और ईएमआई पर जो इंटरेस्ट बनेगा मतलब 50 लाख या 1 करोड़ का जो भी ब्याज आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। और उतने ज्यादा ब्याज देने से अच्छा है कि व्यक्ति अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करते रहे कुछ सालों के लिए, जब तक कि उसके पास उतना अमाउंट खड़ा नहीं हो रहा है, खुद का पैसा खड़ा नहीं हो रहा है, वो किराए के घर में रह ले और वहां पर निवेश किए हुए पैसे से जो रिटर्न मिलते जाए उससे वो एक अच्छा घर खरीद सकता है ताकि उसके ऊपर ब्याज का जो बर्डन बढ़ने वाला है या लगने वाला है वो ना लगे। और लास्ट और सबसे खतरनाक खर्चा होता है जो कि कई लोग करते हैं और वो होता है इमोशनल खर्चा। अब आप कहेंगे कि इमोशनल खर्चा क्या होता है। देखिए कई बार आप अपने इमोशन के चक्कर में आकर बह जाते हैं। किसी ने कहा कि मुझे तो यही गिफ्ट चाहिए या मुझे तो यही चीज चाहिए और आप इमोशनल होके अपने फैसले को वहां से बदल लेते हैं। अब मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास खुद के पास पैसा नहीं है लेकिन वो किसी व्यक्ति से उधार लेकर उस इमोशनल खर्चे की पूर्ति करते हैं, चाहे वो उसके गर्लफ्रेंड के लिए हो या फिर बॉयफ्रेंड के लिए हो या जिसे वो प्यार करता है या करती है उसके लिए हो। आपको ऐसे इमोशनल खर्चों से बिल्कुल बचना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। यदि आपके पास वो इनकम या कमाई या पैसा नहीं है या आपकी जो मैंने 3 चीज बताई थी कि एक नीड होती है, एक वांट होती है और एक होती है सेविंग जिसको इन्वेस्ट करना, तो वो वांट वाले पैसों में से यदि वो खर्चे की पूर्ति हो रही है इमोशनल खर्चे की तो आप बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन यदि इन तीनों में ही उसकी जगह नहीं है, आपके पास पैसा नहीं बच रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपकी एज में इस बात को समझने की जरूरत है कि इस इमोशनल खर्चे को जो कि बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा भाई देख लेगा, तेरा भाई सब कर लेगा, तेरा भाई दे देगा, तेरा भाई बैठा तो है, ये बातें करके आप इमोशनल खर्चों को बढ़ा लेते हैं और बाद में ये बात समझ में आती है कि आपके पास कुछ रह नहीं जाता है। तो ये कुछ खर्चे हैं जो आप पहले भी करते आ रहे हैं या फिर आगे भी करेंगे, इन पर थोड़ा सा सोच समझकर खर्चा कीजिएगा ताकि आपके जीवन में एक बैलेंस बना रहे और आप कभी भी कमाई से ज्यादा खर्चे ना करें, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे शॉर्ट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का जो कोर्स है मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूं, इसलिए इस चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।